नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। आज राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महारैली को संबोधित करने जा रहे हैं। कई दिनों तक गायब रहने के बाद लौटे राहुल गांधी ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि मोदी सरकार के लैंड बिल के खिलाफ लड़ाई में वे उनके साथ हैं। आज होने जा रही रैली से पहले राहुल गांधी ने शनिवार को किसानों से मुलाकात करके उनकी समस्या जानने की कोशिश की। मुलाकात के दौरान राहुल ने किसानों से कहा कि वे उनके साथ हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज हो रही कांग्रेस की किसान रैली में करनाल सीएम सिटी से भी सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता गाड़ियों के काफिले के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद से किसान रैली के लिए फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर से सैकड़ों लोग गुलाबी पगड़ी और गुलाबी टोपी पहनकर रवाना हुए। कांग्रेसी नेता लखन सिंगला ने बदरपुर फरीदाबाद टोल प्लाजा पर झंडी दिखाकर वाहनों के काफिले को दिल्ली स्थित किसान खेत मजदूर रैली के लिए रवाना किया। आज करनाल से बहुत भारी तादाद में हजारों की संख्या में लोग रामलीला मैदान में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने किसान खेत मजदूर रैली रखी है, इसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में किसान करनाल से जा रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है कि आज सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी उनकी लड़ाई का ऐलान करेंगे, जो कि जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, यहाँ पे किसान और कर्मचारी परेशान है बहुत ज्यादा। आज किसान हर रोज किसान मर रहे हैं, तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आज रामलीला मैदान में सोनिया जी और राहुल जी ने रैली रखी है। आज फरीदाबाद जिले के अंदर इस रैली के प्रति इतना उत्साह है, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देश पे पूरे हरियाणा प्रदेश का जन जन बच्चा किसान भारी तादाद में रैली के अंदर पहुंच रहा है। करीब 2 लाख आदमी हरियाणा से दिल्ली रैली के अंदर जाएगा। वहीं कांग्रेस की इस महारैली को लेकर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नहीं, यकीनन मुझे लगता है कि आज राहुल जी बोलेंगे और कल की कसर जो रह गई है आप लोगों को आज पूरी जरूर होगी। और मैं समझता हूं कि आज जो भट्टा परसौल से 2011 में राहुल जी ने एक मिशन शुरू किया था, आज उसकी सही लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है और राहुल जी इस लड़ाई में पेश रहेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और किसानों का जो ये मसला है इसको हम हर हाल में हल करके छोड़ेंगे। जो भूमि अधिग्रहण बिल है, जो बुनियादी तौर पर हम लेकर के आए थे बिल, ये उसके खिलाफ है। किसान विरोधी हैं, ये खेत मजदूर विरोधी हैं और ये ऑर्डिनेंस अगर लागू होने से सबका किसानों की बहुत ही नुकसान होगी। और कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ, गरीबों के साथ रहे हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये बिल, ये ऑर्डिनेंस वापस ले जाए। जैसे 2013 का जो एक्ट था जिसमें बीजेपी भी पूरी तरह से सपोर्ट की थी, लेकिन आज वो फिर से यू टर्न करके ये एक प्रो कॉर्पोरेट एक्ट ला रहे हैं, ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि वापस लें और पुराने एक्ट जो है वो फिर से लागू हो। सोनिया जी और राहुल जी ने ये किसान विरोधी सरकार को सचेत करने के लिए बुलाई है। अभी 10 नहीं बजा है और पूरा रामलीला मैदान में सुई रखने की जगह नहीं है। आज लाखों लोग पूरे देश से दिल्ली पहुंच रहे हैं मोदी जी को ये बताने कि अगर आप किसान विरोधी काम करेंगे तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और राहुल जी और सोनिया जी आज उद्बोधन करेंगे और उसके बाद हमारी जमीन पर और तेजी से लड़ाई शुरू होगी। ये जो रैली है ये भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी सरकार है उन पर दबाव बनाने के लिए है कि एक तो भूमि अधिग्रहण बिल में जो किसान विरोधी प्रावधान ये सरकार लेके आई है, किसान की सहमति के प्रावधान को निरस्त करने का काम किया है। उस भूमि विरोधी बिल को, किसान विरोधी बिल को ये सरकार वापस ले। दूसरा, जो किसान का नुकसान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुआ है, हम सरकार पे दबाव इस रैली के माध्यम से बनाना चाहते हैं कि उस नुकसान की पूरी भरपाई 25 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा मिले। इन 2 बातों को लेकर मुख्य तौर पे ये रैली हम करने जा रहे हैं।
वहीं कांग्रेस की इस महारैली को लेकर भाजपा नेताओं का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। जो किसान रैली के नाम पर जो आयोजित किया है कांग्रेस पार्टी ने आज, इसमें जो बड़ी संख्या में लोग अटेंड कर रहे हैं, इसमें आपको शायद ही कुछ किसान दिखेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी हायर्ड क्राउड को यहाँ एक किराई क्राउड को दिल्ली में बुलाकर आयोजित किया है। किसान अपने खेती में बिजी हैं और ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है एक किराई क्राउड को इकट्ठा करके पॉलिटिकल रैलीज करना। हमने कई बार देखा है, दिल्ली में भी देखा है। वो अज्ञातवास, वनवास या सन्यास जो भी काट के आए हों, लेकिन विषय जो आज है वो सबके, मैं कपड़े देख रही थी, नई नई पगड़ियाँ, बिल्कुल नए कुर्ते और जिस सफ़ेदी से चमकते हुए। काश भारत के किसान की यह हालत होती, लेकिन इस देश में खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ी है और 80% से अधिक किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम की ज़मीन है और खाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए वो 1 एकड़ की ज़मीन काफ़ी नहीं है। और ऐसे में जो रैली है वो वही जो है भ्रांति फैलाने का काम कर रही है। वहीं अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों का क्या कहना है कांग्रेस की इस महारैली को लेकर, वो भी सुनते हैं। हमें एक तो हमारी फसलें बर्बाद होगी, उसका कोई मुआवजा दे रहे हैं, हर रोज आते हैं, आज गिरदौरी कराएंगे, ये करेंगे, वो कोई नहीं पूछता। और जो कहते हैं हमारी जमीनें लेंगे, इसका जो हम रेट देंगे वही लेना पड़ेगा, इसलिए हम अपनी जमीन क्यों दो इनको? अगर देना है तो हमारे उस पे दीजिए। जो इनके झूठ बोल बोल के मोदी काला धन लेके आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, आपको 15 लाख देंगे, वो सब फ्रॉड था इनका, वो लोगों के सामने आ गया। बहुत ज्यादा तकलीफ है सरदार मनमोहन ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ हमारा जो पंजाब है नशे में डूब दिया, जमीन खोने के लिए तैयार है। सर हमारी सैकड़ों एकड़ खेती है जो व्यापारियों ने खरीद के उनके हाथ दे रहे हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हमें कोई मुआवजे का कोई नहीं, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला के लारजी डैम में बोलेरो गाड़ी गिरने की घटना सामने आई है। यह हादसा औट के पास हुआ है। 3 लोगों के इसमें मरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस हादसे को देखते हुए राहत कार्य के लिए राफ्टर्स बुलाए गए हैं जो कि राहत कार्य में मदद करेंगे। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला के लारजी डैम में बोलेरो गाड़ी गिरने की घटना सामने आई है। यह हादसा औट के पास हुआ है। 3 लोगों के इसमें मरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं राहत कार्य जारी है, जिसको लेकर राफ्टर्स को बुलाया गया है जो कि राहत कार्य के जरिए लोगों को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। मंडी जिला के लारजी डैम में बोलेरो गाड़ी गिरने की घटना सामने आई है। ये हादसा औट के पास हुआ है और इसमें 3 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर राहत कार्य जारी है, जिसमें राफ्टर्स को बुलाया गया है जो कि राहत कार्य के लिए मदद करने में लगे हुए हैं। और इसी खबर पर बात करते हैं अपने संवाददाता अंकुश सूद से। अंकुश, लारजी डैम में बोलेरो गाड़ी गिरने का जो ये हादसा हुआ है, तो इसमें क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी, ये घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब ये जीप जो है ये लारजी बांध जो है उसमें जा गिरी थी। सुबह जो है जैसे ही सूचना प्रशासन को मिली तो वहाँ होम गार्ड के जवानों को भेजा गया, राफ्ट भी मंगवाई गई और हाइड्रा क्रेन मंगवाई गई और अभी जो है कुछ ही देर पहले जो है इस जीप को बाहर निकाल लिया गया है और इसमें 2 शव, एक महिला और एक पुरुष का शव जो है इसमें बरामद किया गया है। उनकी शिनाख्त अभी की जा रही है। दीपिका जी, अंकुश, आपने जैसे कि बताया कि वहां पर ये जीप को बाहर निकाल लिया गया है, तो ये हादसा कैसे हुआ, क्या कारण रहा इस हादसे का? जी, अभी तो इसकी जांच चल रही है। सुबह भी जब पता चला था वो इसी तरह चला था कि
वहां जो रहने वाले लोग हैं आसपास के, उन्होंने कहा था कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी थी किसी वाहन के गिरने की, और सुबह जब देखा गया तो जो सड़क है उसके साथ ही ट्रेस मार्क थे, पहियों के निशान थे और एक पेड़ भी टूटा हुआ था। और जब लोगों ने नीचे बांध की तरफ देखा तो उसमें 2 टायर जो थे वो चिपके नजर आ रहे थे। तो कारणों का पता तो नहीं लग पाया है क्योंकि रात के समय ये घटना हुई है और इसका कोई भी चश्मदीद नहीं है, और जो 2 इसमें सवार थे उन दोनों की ही मौत हो गई है। फिलहाल जो पुलिस है वो घटना की जांच कर रही है और अब बाद में इसका पता लग पाएगा कि किन कारणों से ये घटना हुई है। दीपिका जी अंकुश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला के लारजी डैम में बोलेरो गाड़ी गिरने की घटना सामने आई थी और ये हादसा ओट के पास हुआ था, जिसमें 2 लोगों के शव और जीप बांध से निकाल ली गई है, जिसमें दोनों लोगों, एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र अरुण धूमल ने हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए हैं। अरुण धूमल ने आरोप लगाया है कि करीब 20 करोड़ की आय से जुड़े मामलों में लाखों की आय उनके परिवार को हो रही है। शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में अरुण धूमल ने आरोप लगाया कि एक कंपनी ने रोहतांग टनल के निर्माण का ठेका लिया। उन्होंने कहा कि यह ठेका कंपनी को उस समय दिया गया जब यूपीए की सरकार थी और वीरभद्र सिंह केंद्र में मंत्री थे। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक यह कंपनी मुख्यमंत्री के परिवार को हर माह किराए की एवज में लाखों रुपए प्रति माह दे रही है। फार्म हाउस इनकी बेटे और बिटिया की कंपनी ने दिल्ली में लिया था। उसके लेन देन में 5 करोड़ 41 लाख रुपया कैश दिया गया। तो वो कैश कहां से आया, इस बात की जवाबदेही मुख्यमंत्री जी की बनती है। केंद्र की सरकार में रहते हुए जब आदरणीय वीरभद्र सिंह जी मंत्री थे, रोहतांग टनल का ठेका एक कंपनी को मिला जिसका नाम है स्टारबैग एफकॉन्स जॉइंट वेंचर। उस कंपनी से भी लाखों रुपए की किराए की आमदनी इस परिवार को हो रही है। जो हल्फनामा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा चुनावों के दौरान दिया था, उसमें किसी भी पारिवारिक सदस्य के नाम पर कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं दिखाई थी। तो अगर प्रॉपर्टी ही कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपको किराए की आमदनी कहां से हो रही है, इस बात का जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरूर दें। वहीं इस मामले पर हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर ने भाजपा नेता अरुण धूमल से खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप अरुण धूमल ने लगाए हैं। क्या है ये आरोप, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण धूमल जी। अरुण जी, क्या आरोप हैं ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपने लगाए हैं? देखिए, जैसा कि मैंने परसों भी प्रेस के माध्यम से वो मुद्दा उठाया था कि कैसे एक व्यक्ति के अकाउंट में लगभग 6 करोड़ रुपए डाले गए, उसके बाद एक परिवार का 6 करोड़ रुपए का बीमा हो गया। एक व्यक्ति जिसको बिजली का प्रोजेक्ट वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने दिया, उस व्यक्ति ने लगभग 7 करोड़ 70 लाख रुपया इस परिवार को दिया। और अब एक जो नया मामला उजागर हुआ है, इनके द्वारा जो मेहरौली में फार्म हाउस लिया गया, उसकी रजिस्ट्री केवल 1 करोड़ 20 लाख रुपए में दिखाई गई, लेकिन जिस व्यक्ति से ये फार्म हाउस लिया गया था उसने आयकर अधिकारियों के पास ये चीज मानी है कि उस लेन देन में 5 करोड़ 41 लाख रुपया मुझे कैश भी मिला था। तो 6 करोड़ 15 लाख, 7 करोड़ 70 लाख, 5 करोड़ 41 लाख, लगभग मिला के 20 करोड़ रुपया ऐसा है जिसका हिसाब मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश की जनता को देना चाहिए। और ये पैसा फिर एसेट्स क्रिएट करने में लगाया गया, जो भ्रष्टाचार के तौर पर पैसा इनके पास आया, उसमें से ये फार्म हाउस लिया गया। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान, जहां राहुल गांधी किसानों को संबोधित कर रहे हैं। उस बिल को जो बीजेपी बदलना चाह रही है, उससे भी आपको डर लग रहा है। किसान हिंदुस्तान को शक्ति देता है। आईटी से पहले, उद्योगों से पहले किसान ने नींव रखी थी। हरी क्रांति की
और हिंदुस्तान को भोजन दिया। जो भी यहां बना है उस नींव के ऊपर बना है, किसान की मेहनत के, किसान के खून के ऊपर बना है। सच्चाई यह है, आज जब किसान सोता है उसे यह नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। उसे अपनी जमीन के बारे में नहीं मालूम कब उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा बनाने का डर होता है, डर से रहता है, पूरी जिंदगी डर से काटता है। विदर्भ में मैं गया, कुछ साल पहले सूखा पड़ा था और मैंने इंसेक्टिसाइड की बोतल देखी जिसको पीकर किसान ने आत्महत्या की थी। उसके बच्चे वहां थे, उसकी बीवी वहां थी, उनका भविष्य नहीं था। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, वहां के किसानों के साथ जाके खड़ा हुआ। पलायन हो रही थी, लोग दौड़ रहे थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने पैकेज भेजा, विदर्भा में पैकेज भेजा। जब भी हम किसान की मदद कर सकते थे हमने पूरे दिल से मदद की। गेहूं की एमएसपी हमने 540 रुपए से 1400 रुपए की। चावल 560 रुपए से 1310 रुपए तक, और गन्ना को हमने 220 रुपए तक आपको दिया। जब आपके ऊपर कर्जा था, आपके लोग हमारे पास आए, किसान आए और आपने हमें कहा कि देखिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, बड़े लोग आसानी से बैंक लोन ले लेते हैं, हम बैंक में जाते हैं, हमें भगा दिया जाता है। विपक्ष के लोगों ने कहा कि कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमसे पूछा कर्जा माफ करने के लिए पैसा कहां से आएगा, और हमने आपको दिखाया 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ करके आपको दिया। कम ब्याज पर अधिक कर्ज उपलब्ध करके आपको साहूकारों से हमने बचाया। मजदूरों के लिए हम मनरेगा लाए कि उनको भी लगे कि वो इस देश की प्रगति में शामिल हैं। भोजन का अधिकार लाए। जो भी हमने किया कमजोर लोगों के लिए किया, गरीब लोगों के लिए किया। न्यामगिरी में आदिवासियों ने मुझे बुलाया और आदिवासियों ने मुझे कहा, न्यामगिरी में 200-300 युवाओं से मैं बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी देखिए ये हमारी जमीन है, ये जो पहाड़ है ये हमारा भगवान है, इस जंगल से हम जीते हैं। अगर आपने ये जमीन ले ली, अगर आपने ये जमीन उद्योगपति को दे दी तो हमारा यहां कोई भविष्य नहीं रहेगा। मैंने उनसे कहा, देखिए आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, और वो लड़ाई लड़कर हम जीते। मगर जीतने से पहले वही लड़के मेरे पास फिर आए। पहली बार उन्होंने मुझे प्यार से बोला था, दूसरी बार वो गुस्से में थे और बंद कमरे में उन्होंने कहा, राहुल जी देखिए हम आपको सीधा बता देते हैं, अगर आपने ये जमीन वेदांता को दे दी तो वो 400 लड़के जिनसे आप मिले थे वो सब के सब नक्सलाइट बन के हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने खुला मुझे कहा कमरे में। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि सरकार गरीबों के लिए चलनी चाहिए। किसान अपना खून पसीना देता है,
किसान ने हिंदुस्तान की नींव बनाई है और सरकार को किसान को नहीं भूलना चाहिए। मोदी जी गए, विदेश में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि 50 साल का कचरा मैं साफ कर रहा हूं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मुझे यह सुनकर काफी दुख हुआ। सबसे पहले उनको हिंदुस्तान के लोगों की शक्ति नहीं समझ आती। जो आपने पसीना दिया, जो आपने खून दिया पिछले 60 सालों में इस देश को बनाने के लिए, वो उनको दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात, ये जो उन्होंने शब्द कहे हैं विदेश में हिंदुस्तान के बारे में, वो ना मोदी जी को शोभा देते हैं और ना प्रधानमंत्री के पद को। न्यामगिरी के बाद भट्टा परसोल में गया और यहां भट्टा परसोल के किसान आए। आज उन्होंने सोनिया जी को शॉल दिया, प्रधानमंत्री जी को शॉल दिया। मेरी उनसे पुरानी दोस्ती है, मगर जब मैं पहली बार उनसे मिला था, उन पे ऊपर पुलिस का हमला चल रहा था। उनको डराया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनको काटा जा रहा था। क्यों काटा जा रहा था, क्यों मारा जा रहा था? क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। मायावती जी की सरकार थी, हजारों एकड़ किसान से छीनकर, मजदूर से छीनकर उद्योगपतियों को, बिल्डरों को दिए जा रहे थे। भट्टा परसोल में मैंने पदयात्रा की। एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा, राहुल जी मेरी जमीन ले ली, मुझे तो बताया भी नहीं। एक दिन मैं गई, सुबह उठी 4 बजे 5 बजे उठी और मेरे जमीन के चारों ओर रस्सी बंधी हुई थी। एक व्यक्ति वहां खड़े थे, उन्होंने मुझे कहा, भैया ये आपकी जमीन नहीं है, ये तो अब हमारी जमीन है, अब आप यहां से जाइए। हम आपके हक के लिए लड़े थे। 2 साल लगे उस बिल को तैयार करने में। और मुझे याद है जयराम रमेश जी से मैंने बात की थी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं सबसे पूछकर यह काम कर रहा हूं। और जिस दिन वो बिल पास हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है बीजेपी के नेता पार्लियामेंट के मेज पे ऐसे अपना हाथ थपा रहे थे। तो क्या बदल गया उस दिन से और आज में? क्या फर्क है? क्यों उनके नेताओं ने उस बिल को पास किया, ताली बजाई, समर्थन दिया और फिर आज ऑर्डिनेंस के माध्यम से, पार्लियामेंट से नहीं, लोकसभा राज्यसभा से नहीं, ऑर्डिनेंस से उस बिल को मानने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन की, मदद की। हम बिल लाए, एमएसपी बढ़ाई। बीजेपी, एनडीए की सरकार किसान की बात क्यों नहीं सुन रही है? एमएसपी वहीं की वहीं पड़ी है। खाद सब्सिडी कम की। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। सिंचाई का बजट कम किया। कृषि विकास योजना का बजट आधा कर दिया। और किसान की फसल मंडी में पड़ी हुई है। किसी दिन एक बहाना देते हैं, किसी दिन दूसरा बहाना देते हैं, मगर आपकी फसल नहीं खरीदते। ये क्यों कर रहे हैं? मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ से किसान को कमजोर कर रहे हैं, दूसरे तरफ से जमीन का जो हमने बिल पास किया उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों चीजों के पीछे सोच क्या है, मैं आपको समझाता हूं।
पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ले जाता हूं। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मुझे वहां बुलाया और मैं ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की माइन दिखाई। हजारों एकड़ बड़ी माइन थी। दुनिया के 25% हीरे उस माइन से निकलते हैं। माइन में मुझे ले गए, अंदर ले गए, आगे पीछे घुमाया। 2 दिन के लिए वहां मैं उनके साथ था। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने सोचा कि भाई इतनी ज्यादा जमीन है, हजारों एकड़ जमीन है, तो ये जमीन किसकी थी? वो लोग कहां हैं जिनकी ये जमीन थी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइन बन गई है। 25% हीरे इस माइन से निकलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताइए, ये जो जमीन थी ये किसकी थी? उन्होंने बताया कि राहुल जी, इस जमीन पे 300 परिवार रहते थे। हजारों एकड़ जमीन थी, 300 परिवार थे। तो मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताइए, डायमंड माइन बन गई, हीरे बन रहे हैं, निकल रहे हैं, आप इनको पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, वो जो 300 लोग थे, 300 परिवार थे, उनका क्या हुआ? वो कहां है? कल हम आपको उनसे मिला देते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि भाई 300 परिवार हैं, सबसे बड़ी डायमंड माइन है, सूट पहन के आएंगे, बूट पहन के आएंगे, मर्सिडीज में आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में आएंगे। जब मैं वहां गया, मेरे सामने 5 मजदूरों को खड़ा कर दिया और मैंने उनसे पूछा, भैया ये कौन है? मुझे कहते हैं, भैया ये हैं वो लोग जिनकी ये जमीन थी। मगर ये क्या करते हैं? ये माइन में मजदूरी करते हैं, ये वेयरहाउस में काम करता है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। इनको हमने ट्रेनिंग दी और इनको हमने नौकरी दी। आपको एक बात समझनी है, ये जो आपकी जमीन है जिस पे आप खेती करते हैं, इसको आप मां मानते हो, मगर आज के हिंदुस्तान में ये जमीन सोना है, सोना। इसका दाम आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में सोने के दाम से ज्यादा होगा। सच्चाई ये है। और मोदी जी ने चुनाव कैसे जीता, मैं आपको समझा देता हूं। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तिहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। इसलिए वो जमीन के बिल को कमजोर करना चाहते हैं और इसीलिए वो किसान को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसान को सही दाम ना मिले, किसान को पानी ना मिले, किसान को फर्टिलाइजर ना मिले, किसान अपने बल पे ना खड़ा हो, कमजोर हो जाए, गिर जाए और फिर हम उसकी जमीन छीनकर अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दें। यह सोच है। गुजरात मॉडल में मोदी जी ने दिखाया, उद्योगपतियों को दिखाया कि गुजरात के किसान से मैं आसानी से जमीन छीन सकता हूं। और उन्होंने उद्योगपतियों को बताया कि अगर आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो जो मैंने गुजरात में किया है वो मैं पूरे हिंदुस्तान में करके दिखाऊंगा। और वो काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जो नींव है उसको कमजोर करने जा रहे हैं। देखो, घर बनता है, ये इमारत बनी है, पूरी की पूरी नींव पे खड़ी होती है, फिर दीवारें बनती हैं, फिर फ्लोर बनता है। मोदी जी का मॉडल है, नींव को कमजोर करो,
इमारत पे सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी पे चढ़ो और उसकी पुताई करो, इमारत को चमकाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया मैंने इमारत चमका दी, और अंदर से इमारत खोखली हो जाती है। ये इनका काम है और ये आपके साथ करना चाहते हैं, किसानों के साथ करना चाहते हैं और मजदूरों के साथ करना चाहते हैं। आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, आपके माता पिता बीमार होंगे, उनका इलाज कराना होगा, आपके पास जमीन है, आने वाले समय में इससे आपको फायदा होगा, इसकी आपकी पूरी कीमत मिलनी चाहिए। हमने कानून में 4-5 चीजें की थी। सबसे बड़ा काम था कि आपको हमने मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिलवाया। पहले आपसे जमीन छीन ली जाती थी, आपको दाम नहीं दिया जाता था, हमने उस बात को बदला। मगर 4 और बहुत जरूरी चीज की थी। सबसे जरूरी चीज जिसको कंसेंट क्लॉज कहते हैं, हमने कहा कि अगर आपसे जमीन ली जाएगी तो आपसे पूछ कर ली जाएगी। जब तक 80% लोग हां नहीं कहेंगे तब तक जमीन आपसे नहीं ली जाएगी। उस क्लॉज को बीजेपी ने खत्म करा है। दूसरी बात, हमने कहा कि एक ऑडिट होगा। अगर किसान से, मजदूर से जमीन ली जाएगी तो 6 महीने के अंदर ऑडिट होगा, पता लगाया जाएगा कि जमीन लेने का असर किसान पे, मजदूर पे क्या हुआ और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बात, हमने कहा कि अगर कोई अफसर कानून को लागू नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इन चीजों को बीजेपी ने खत्म किया है। और आखिरी बात हमने कही थी, और शायद ये इनकी नीयत दिखाती है, हमने कहा था देखो अगर 5 साल के अंदर जमीन लेने के बाद 5 साल के अंदर काम नहीं शुरू किया गया तो जमीन वापस किसान को दी जाएगी। इस चीज को भी बीजेपी ने बदला। इस चीज को बदलने की क्या जरूरत थी? अगर सचमुच में वो मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, अगर सचमुच में वो कुछ बनाना चाहते हैं, तो फिर ये 5 साल को बदलने की क्या जरूरत है? ये 5 साल को इसलिए बदला गया है क्योंकि आपकी जमीन को लैंड बैंक बना के अमीर लोगों को देना चाहते हैं। वहां कोई मेक इन इंडिया कुछ होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कि एक तरफ आप कमजोर हो, आपकी जमीन छीनी जाए, और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया बने। और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ मोदी जी का सपना है। यहां मेक इन इंडिया सफल नहीं होने वाला है। इधर से आपकी जमीन छीन ली जाएगी और उधर आपको रोजगार नहीं मिलेगा और आप बीच में गिरोगे सीधे। हम आपके साथ खड़े हैं। भट्टा परसोल में लड़े, न्यामगिरी में लड़े, और आप घबराओ मत। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ डट के खड़ी रहेगी। और जहां भी आपसे जमीन छीनने की कोशिश करेंगे वहां कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी के नेता आपको दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के युवा आपको दिखाई देंगे। मैं आपको वहां दिखाई दूंगा। ये देश किसानों का, मजदूरों का देश है। जरूर प्रगति की जरूरत है, जरूर बिजनेस की जरूरत है, जरूर मेक इन इंडिया की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जरूरत है, मगर किसानों की भी जरूरत है। किसानों के बच्चों की पढ़ाई की भी जरूरत है, किसानों के भविष्य की भी जरूरत है। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं जहां चुने हुए लोगों को सब कुछ मिल जाए और हमारे किसान भाइयों को कुछ ना मिले। वो मजदूर बने, वो नौकर बने और बाकी लोग हवाई जहाज में उड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चले। कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। कांग्रेस पार्टी को लड़ना है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और जैसे हमने न्यामगिरी में जीत हासिल की,
जैसे हमने बिल पास करवाया था वैसे ही हम एक बार फिर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने इस चुनौती को स्वीकार किया है, हम सब आपके आभारी हैं। मैं आज इस अवसर पर पूरे देश से पधारे हुए किसान, दक्षिण से। तो ये आपको अब वापस ले चलते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां सोनिया गांधी लोगों को संबोधित कर रही हैं। आज हम यहाँ इसलिए जुटे हैं जिससे मोदी सरकार को यह संदेश पूरी मजबूती से दिया जा सके कि देश के किसान, देश के खेत मजदूर, देश के गरीब उनके खोखले वादों और उनकी चाल को समझ चुके हैं। यही वादों और उनकी चाल को समझ चुके हैं। यही मोदी सरकार जो आपको अपनी जमीन के फैसलों से, जो आपके जीवन मरण का सवाल है, उसे दूर रखना चाहती है। जब हमारी यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नेतृत्व कर रहे थे, हमारी सरकार थी, तब समय समय पर एमएसपी में बढ़ोतरी की जाती थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राज्य सरकारों किसानों से धान, गेहूं और दूसरी पैदावार को खरीदकर उनको बोनस भी देती थी। यह बोनस एमएसपी के अलावा होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? मोदी सरकार ने जहां एमएसपी को ना के बराबर बढ़ाया है, वही बोनस की परंपरा इनके निर्देश पर राज्य सरकारों ने समाप्त कर दिया। मोदी सरकार के बेरुखी तो देखिए, एक तरफ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बेहद नुकसान हुआ। किसान कर्ज से दबे हुए, दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। और सरकार, मोदी सरकार की तरफ से जो राहत की घोषणाएं की जा रही है वह ना के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश हो रही है। हालत तो ये हो गई है कि हमारी यूपीए सरकार ने कृषि को मजबूत बनाने के लिए जिन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, आज उनके लिए धनराशि काफी मात्रा में कम कर दी गई है। भाई और बहनों, सितंबर 2013 में हमारी सरकार सभी दलों की सहमति से भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक नया कानून लेकर आई थी। भाजपा भी शामिल थी, जिसके बारे में अब आज ये कह रहे हैं कि ये किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। मैं उनसे आज पूछना चाहती हूँ, क्या इसमें आपकी सहमति नहीं थी? इनका यह आरोप निराधार और बेबुनियाद है। किसानों के विरुद्ध षड्यंत्र तो आप ही रचा रहे हैं। आपने बड़े पैमाने पर उस कानून में बदलाव किए हैं जो किसानों के हितों के खिलाफ है। भाजपा का ये दावा है कि मोदी सरकार जो बदलाव ला रही है उससे ग्रामीण विकास, सिंचाई, देश की सुरक्षा, विद्युतीकरण, ज्यादा रोजगार और ज्यादा मुआवजा किसानों को मिलेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या 2013 के कानून में ये सारे प्रावधान नहीं है? बिल्कुल है। यह सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं।
अब जमीन आप बेचना चाहते हैं या नहीं, उसकी परवाह किए बिना आपकी जमीन सरकार द्वारा निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण किए जाएगी। आपकी जमीन अधिग्रहण करने के बाद अगर 5 साल तक उसका कोई उपयोग नहीं हुआ तो वो आपको कब वापस मिलेगी, उसकी कोई समय सीमा नए कानून में बिल्कुल नहीं है, जबकि हमारे कानून में 5 साल की सीमा थी। इन्होंने ये भी बदलाव किए हैं, जो औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उसके दोनों तरफ 1 किलोमीटर जमीन अधिग्रहण करके आपके नहीं बल्कि निजी बिल्डरों के हितों की रक्षा की है। इनके कानून में आपका बहुफसली जमीन को भी अधिग्रहण किया जा सकता है। क्या इससे आपको आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान नहीं होगा? जिस तरह हमने किसान संगठनों, मजदूर संगठनों, सामाजिक संगठनों, सभी राजनीतिक दलों, खासतौर से भाजपा और राज्य सरकारों की सलाह लेकर इसे बनाया था, क्या मोदी सरकार ने किया? इसका एक ही जवाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं किया। यही प्रधानमंत्री मोदी जो बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि वह पक्का, वह सबका साथ और सभी सहमति से देश को आगे चलाना चाहते। इस नए कानून से केवल किसान और खेत मजदूर की नहीं बल्कि आदिवासी और वनवासी भाई बहनों की जिंदगी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में 14 दलों के साथ मिलकर हमने राष्ट्रपति महोदय को भी एक ज्ञापन दिया, जिससे आपके हितों की रक्षा की मांग की है। भाइयों और बहनों, गुजरे 11 महीने में क्या हुआ है? आज किसान गहरे संकट के दौर में गुजर रहा है। उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चिंताजनक है। गेहूं के मामले में एक तरफ सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं खरीदने के समझौते कर रही है। पिछले 1 साल में धान के मूल्य में 35% गिरावट आई है। कपास का मूल्य 25% गिर चुका है। गन्ने की बकाया राशि किसानों को नहीं मिल रही है। आलू के मूल्य में 80% गिरावट आ चुकी है और यही स्थिति रबर की भी है। और भी बहुत से पैदावार है जिनके सही मूल्य किसानों को नहीं दे रहे हैं। जैसे यही काफी नहीं हो, सरकारी नीतियों की वजह से यूरिया की भी बड़े पैमाने पर कमी हो गई है और इसका काला बाजारी हो रही है। किसानों की समस्याएं सिर्फ यही नहीं रुकती। सरकार ने रेल और केंद्रीय बजट के माध्यम से खाद के अनुदान में कमी कर दी है, जिसकी वजह से खाद की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इन्हीं कारणों से किसान कर्ज के जाल में फंसे हैं, पहले से भी अधिक में आ गए हैं। और कहाँ गए, मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ गए वे लोग जो चुनाव के दौरान किसानों को ना तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, इनकी कटनी और करनी में बड़ा अंतर है। बस इन लोगों के दिल में कुछ
और जबान पर कुछ। हमारी यूपीए सरकार ने देश के जरूरतमंद लोगों के लिए जो कानून और योजनाएं बनाए थे, चाहे महात्मा गांधी नरेगा, खाद्य सुरक्षा, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बच्चों और मेरी प्यारी बहनों के लिए हो, इनकी धनराशि में भारी कटौती की जा रही है। इससे करोड़ों देशवासियों के जीवन में बुरा असर पड़ेगा। क्या ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं है? क्या यही उनकी नीति और नीयत है? मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि मोदी सरकार का रवैया पूरी तरह से किसानों, मजदूरों और गरीबों के खिलाफ है। भाई और बहनों, इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से हम सबको एक नई ऊर्जा मिली है और उसी ऊर्जा से उभरी हुई मजबूत ताकत से हम आपके और तमाम वे लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन सब के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे और उन ताकतों को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारी आजादी की विरासत से मिले महान मानव मूल्यों को तहस नहस करना चाहते हैं। हम बिना किसी डर के इन सब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, संघर्ष करेंगे। हम सत्ता से बाहर भले ही हो गए हैं, लेकिन हमारे इन प्रयासों में कभी भी किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आने देंगे। तो भाई और बहनों, आज इस रामलीला मैदान से यह संदेश साफ साफ और जोरदार आवाज में जाना चाहिए, किसान की आवाज न दबी है, न दबेगी। एक बार फिर आप इस गर्मी में इतनी भारी संख्या में यहाँ इस रैली में आना है। मैं एक बार फिर आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, और जोर से जय हिंद। धन्यवाद। तो ये थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिन्होंने भाजपा सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं किसानों को धोखा देने के। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल जो सरकार लेकर आई है वो किसानों के हित में नहीं बल्कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।